इस किताब में देखे हो कि भाषा में कोई चीज़ नहीं है। अगर हम भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो किताब को नहीं समझ पाएंगे। हमको भाषा को, जो भाषा लिखी गई है उसमें बार बार कहते हैं कि धर्म भाषा में नहीं है, साहित्य भाषा में नहीं है, जीवन भाषा में नहीं है। सब कुछ हुआ, इतनी अच्छी भाषा लिखने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि यह सब कुछ भाषा में नहीं है, तो इसका मतलब कि वो भाषा के बहुत गहरे तल में किसी को उतारना चाहता है। और पाठक जब अपने अनुभव को जोड़ करके उस गहरे तल में उतरेगा, तब वह भाषा के पार, भाषा के पारदर्शी उस उपन्यास का अर्थ ग्रहण कर पाएगा। और सूत्र रूप में जो बातें कही गई हैं, सूत्र को अगर हम अलग काट देते हैं तो उपन्यास से खंडित हो जाता है। हम तो एक लाइन भी उसका उद्धृत करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह सूत्र उसमें इतना गुथा हुआ है कि उस भाषा के अंतः तल में जा कर के जब आप सूत्र को समझना चाहेंगे, तब शायद उपन्यास को ज़्यादा धरातल से, ज़्यादा अंतः तल से उसको समझ पाएंगे। और आप देखें कि इसका वाचक कौन है? आशु। युद्ध के बाद बचता क्या है? अंतिम सिर्फ अध्याय करके मैं बीच की सारी चीज़ें ख़त्म कर दे रहा हूँ। सिर्फ अंतिम अध्याय पर एक चर्चा करता हूँ कि अंत में बचता कौन है। एक ऐसा व्यक्ति बचता है प्रकाशपुर गांव का। प्रकाशपुर भी एक तरह से प्रतीक बन जाता है उपन्यास के अंत में। प्रकाशपुर गांव का एक ऐसा व्यक्ति बचता है जिसके 10 पुत्र मारे जा चुके हैं, और उसकी भेंट होती है अश्वत्थामा से, जिसका चेहरा इतना विकृत हो जाता है कि कोई देखना नहीं चाहता। और तीसरा बचता है आंसू, जो कि कथा सुना रहा है। और आंसू यह कहता है कि जितने लोगों ने लिखा, जितने प्रयास किए गए, जितने वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, जितने ऋषियों ने प्रयास किए, किसी ने भी आंसू से लड़ने का प्रयास नहीं किया, आंसू को मिटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जिससे कि आंसू मिट सके। यानी सारे हथियारों से जो लाश पटे हुए हैं, उन लाशों के बीच में अश्वत्थामा है। वह व्यक्ति है जिसके 10 पुत्र मारे गए हैं, और वह आंसू है। मुझे वह अश्वत्थामा जिस रूप में दिखाई पड़ा, और मेरे भीतर जो अश्वत्थामा की जो किरणें फूटी, उससे लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, हिरोशिमा नागासाकी के बाद जितने लंगड़े लूले आज तक पैदा होते चले जा रहे हैं, वह अश्वत्थामा के ही तो स्वरूप है। तो वह युद्ध के बाद यही 3 बचता है। या तो अश्वत्थामा बचता है, जो किसी न किसी रूप में मनुष्य जब विकृत रूप बचता है मनुष्य का, या आंसू बचता है, या वह व्यक्ति बचता है जिसकी सारी धरोहर खत्म हो जा चुकी होती है। तो इस अंतिम अध्याय की चर्चा करने के बाद मैं बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट से पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। ठाकुर प्रसाद जी ने एक बात कही थी जब डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास पर चर्चा हो रही थी, नीला चांद पर। तो उन्होंने कहा था एक बात कि यह नीला चांद कम 100-200 मीटर की रेस का घोड़ा नहीं है, ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये मैराथन का घोड़ा है। उन्हीं की बात मुझे याद आ गई कि इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर एक्सटेंशन जो है, ये ठाकुर प्रसाद जी के शब्दों में लंबे रेस का घोड़ा है। इसकी पंक्ति दर पंक्ति अपने अनुभव के ताप में घुला करके जब पढ़ी जाएगी, तो इसके बहुत सारे अर्थ खुलेंगे, और उसका विस्तार न करके इन्होंने बहुत ही संक्षेप में संयोजित कर दिया है। और आखिरी बात कि आज इस अवसर पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उमेश जी की रचनात्मकता को सम्मानित करने के लिए सभी मित्रों ने योजना बनाई है कि एक पत्रिका का अंक या किताब का प्रकाशन किया जाए। मैं आज सभी आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने अपने लेख उपलब्ध करा दें राम प्रकाश जी को, या मुझे, या उमाशंकर जी को, या दिनेश जी को, ताकि हम लोग एक संयोजित कर पाएँ और रचनाशीलता पर गंभीरता से चर्चा हो। उमेश जी का जो संपूर्ण लेखन है वो पूरी तरह से लालित्य से भरा हुआ है, और उन्होंने अपने जीवन का बहुत कुछ तपाया है उसमें। जितने अनुभव निकलते हैं वो किताबों के सूत्र नहीं हैं, इनके जीवन से निकले हुए इनकी चिंतनशीलता के सूत्र हैं। उन चिंतनशीलता को खोलने वाले लेख